अस्सलाम वालेकुम। सिरिया चंद में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, कोशिश करें कि अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में अच्छे से कंट्रीब्यूट करें, अपना रोल प्ले करें। हम हमेशा बात करते हैं कि हम पाकिस्तान को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आज 14 अगस्त तो नहीं है, लेकिन आई थिंक हर दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, प्रोग्रेस के लिए अपना कंट्रीब्यूशन अदा करते रहें, अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, अपनी कम्युनिटी में, अपनी सोसाइटी में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन हो आपका, एक अच्छी एग्जाम्पल भी सेट करें। कल मैं पढ़ रही थी कहीं पर कि बच्चों के लिए ये ज़रूरी नहीं होता कि उनके पेरेंट्स उनको क्या बता रहे हैं या क्या उनको सिखा रहे हैं या उनके इर्द गिर्द उनको क्या बता रहे हैं, बट एक्चुअली में वो देखते हैं कि आप खुद क्या कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो बेहतर हो और हम प्रोग्रेस के रास्ते पे हों, तो अपने आप को एक बेहतर एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करें, ना सिर्फ अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, बट ऑल्सो दूसरों के बच्चों के लिए। अच्छे एग्जाम्पल सेट करेंगे तो आगे पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी अच्छा होगा। बच्चों की बात कर रहे हैं तो कुछ बर्थडेज भी हैं जो कि आज हम अपने शो में शामिल करेंगे। आपको पता है आपकी हर सेलिब्रेशन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। अगर आपकी भी कोई सेलिब्रेशन है जो आप चाहते हैं कि हमारे शो में ऐड की जाए, प्ले की जाए, तो 30 सेकंड की वीडियो बनाएं, हमारे शो में सेंड करें और लाजमी तौर पे हमारी टीम आपके साथ उस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेगी। यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि आज सबसे पहले तो जो बर्थडे है शानू गिल की, और मैं बहुत बहुत सालगिरह मुबारक कहना चाहती हूँ। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में ढेर ढेर खुशियाँ लेकर आए और गम के साए कभी आपके आसपास। तो जी इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको पता है हमारी हमेशा कोशिश रहती है अपने प्रोग्राम में डिफरेंट इश्यूज़ के हवाले से बात करें, एंड हमेशा जब हम देखते हैं आज की करंट सिचुएशन को पिछले कुछ मंथ्स में या इस साल के शुरू होने के बाद से अगर हम देखते हैं तो हमें डिफरेंट पॉलिटिकल चेंजेस होते हुए नज़र आए हैं। यहाँ पर जब सारी प्रायोरिटी, सारा फोकस पॉलिटिक्स के ऊपर होगा तो कॉमर्स के ऊपर, बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर कहाँ पर फोकस रहेगा। हमने एक स्टीप देखा है, डिक्रीज देखा है हमारे एक्सपोर्ट्स के नंबर्स के अंदर। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमें एक एज मिला कोरोना के दौरान, और पाकिस्तान अपने कम्पेटिटिव ममालिक सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो कि सबसे ज़्यादा इंडिया एंड बांग्लादेश हैं उससे कंपटीशन में आता हुआ नज़र आ रहा था, कम्पीट करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक दफ़ा फिर पॉलिसी चेंजेस की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से, एंड पॉलिटिकल जो एक इंस्टेबिलिटी इस वक्त हमारे मुल्क में मौजूद है, उसकी वजह से एक दफ़ा फिर हम अपने एक्सपोर्ट्स के नंबर को गिरता हुआ देख रहे हैं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, लोन्स हम ले रहे हैं डिफरेंट जगहों से, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उससे कोई लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं आएगा। ऑफकोर्स जब गवर्नमेंट ही हमें नहीं पता कि कितने अरसे तक रहेगी, क्या अगला साल रहेगी या उससे पहले इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। जब इतनी पॉलिटिकली इनस्टेबल सिचुएशन हो तो कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी मुल्क में आना मुश्किल लग रही है इस वक्त पे, और ऑर्डर्स जिस तरह से पहले मिल रहे थे उस तरह से नहीं मिल रहे, डॉलर की प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रही हैं। एंड आई थिंक अगर मैं इस तरह से मेंशन करती रही तो द लिस्ट विल गो ऑन एंड ऑन। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की भी बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ क्रिएट हो चुके हैं, लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मिल्स फैसलाबाद शहर की बंद पड़ी हुई हैं, इनफैक्ट कोई नए ऑर्डर्स इस वक्त मौजूद नहीं हैं। हमारे लेबर जो कि कुछ अरसे पहले तक स्किल लेबर की फैसलाबाद शहर में शॉर्टेज होती हुई नजर आ रही थी, डिफरेंट शहरों से बुलाया जा रहा था इनफैक्ट लेबर को कि आकर फैसलाबाद शहर में काम करें। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि वो लेबर सड़कों पर आ चुका है और उनके पास उस तरह से काम मौजूद नहीं जिस तरह से पहले था। हम हमेशा अपने मुल्क को बेहतर करने की बात करते हैं, बट क्या हमारी एक्चुअली में उसमें कोई कंट्रीब्यूशन होती है? यहाँ पर आज ना सिर्फ इदारों की बात करेंगे, पॉलिसी मेकर्स की बात करेंगे, आखिर प्रायोरिटीज़ क्या हैं इस वक्त गवर्नमेंट की। और इनफैक्ट चाहे शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हो, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हो, एक स्टेबिलिटी किसी भी मुल्क में, किसी भी इकोनॉमिक सर्कल में होना बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम चाहते हैं कि एक दफ़ा फिर हम लोग उस तरह से अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकें, तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक सबसे पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके बाद एक अच्छी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि मेरे से बेहतर बता सकते हैं इकोनॉमिक और कॉमर्स के इशूज़ को लेकर। हमारे साथ फजील अहमद मौजूद हैं, हमारे रिपोर्टर हैं। फजील, आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। फजील, मैं जिस तरह बात की थी, मैंने बहुत सारे डिफरेंट इशूज़ के बारे में बात की, बिकॉज आई थिंक जब भी आप इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं या उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो आपको रियलाइज़ होता है कि बहुत सारे डिफरेंट जो और इशूज़ हैं उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी इम्पैक्ट होती हुई नजर आ रही है। पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी हमेशा साथ साथ चलती हुई नजर आती हैं। हमारी हमेशा ये भी कोशिश रही है कि अपनी ऑडियंस के लिए चीज़ों को आसान लफ्ज़ों में बताएं और आसान तरीके से बयान करने की कोशिश करें। लोन्स तो हम लेते रहेंगे फजील, लेकिन क्या हम किसी भी तरह से लॉन्ग टर्म अपने इश्यूज़ को सॉल्व कर पा रहे हैं? ये तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है जो कि अगर गवर्नमेंट के दौरानिया देखते हैं, अगर अगला साल हम देखें और जनरल इलेक्शंस अगले साल ही होते हैं, हाँ तब तक तो शायद ये चल जाएगा, बट
लॉन्ग टर्म हमारी इंडस्ट्री पर क्या इसका इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा? देखिए फातिमा, जो आप पॉलिसीज़ की बात कर रही हैं, सबसे पहले तो जो पॉलिसीज़ हमारी बनती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, और शॉर्ट टर्म में भी उसके बाद उस पर जब इम्प्लीमेंटेशन होता है तो वो इतना अरसा गुजर जाता है कि जब आपकी जो इंडस्ट्री है वो आपके वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाती जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनका। सबसे पहले होना तो ये चाहिए कि जैसे ही कोई भी जो हुकूमत बनती है, इक़्तिदार संभालती है जब, तो उसको आते ही एक ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जो कि पूरे 5 साल चलनी चाहिए वो पॉलिसी, और उस पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो फौरी तौर पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप जब पॉलिसीज़ बनाते हैं तो उसके फ़ैसले जो हैं वो ईवानों में बैठ के हो जाते हैं, बाद में फिर उस पर मीटिंग्स होती हैं। इसमें ये सिर्फ कमी इस चीज़ की नज़र आती है कि आप जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको साथ नहीं बिठाते, और ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर इशूज़ रहे हैं आपके स्टेक होल्डर्स और जो हुकूमती नुमाइंदे हैं उनके दरमियान। दूसरी बात जो लेबर्स की आपने की है कि वो सड़कों पर हैं, तो पहले तो आपके जो मज़दूर हैं शहर के, वो तकरीबन 15 से 20 रोज़ के करीब वो एहतजाज पे रहे कि उनको सैलरी पूरी नहीं दी जा रही, जो कि हुकूमत पंजाब की जानिब से गज़ट नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया था उसके मुताबिक। तो आपकी तकरीबन 700 के करीब लूमें जो फैक्ट्रियां हैं वो बंद रहीं। उसमें आप देखें कि नुकसान मुल्क का हो रहा है। जब आपकी फैक्ट्रियां मिलें चलेंगी, आप उस वहाँ से प्रोडक्शन होगी, ज़ाहिर सी बात है वो सिर्फ उसमें लोकल इंडस्ट्री नहीं थी, कुछ एक्सपोर्ट्स की भी लूमें जो थी वो उसमें शामिल थी, जो मज़दूर आपके निकल के फैक्ट्रियों से बाहर सड़कों पर आ गए थे। उसके बाद जब उनके साथ मामला तय हो गए इंतज़ामिया के, तो आपके जो एक्सपोर्ट सेक्टर के लूम मालकान हैं वो सड़कों पर आ गए, बिजली के बिलों की वजह से, टैक्सेस की वजह से, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की वजह से। उनको भी फिर ये फैसलों की जानिब से कहा गया कि आपके जो टैक्सेस हैं वो निकाल दिए जाएंगे बिलों से। लेकिन अब उनका ये मौक़िफ़ है कि क्या ये अगले माह नहीं लग कर आएंगे, या ये आप अभी निकाल रहे हैं, नेक्स्ट जो बिल आएंगे उनमें शामिल होंगे। अभी भी वो मतलब कि कश्मकश का शिकार हैं जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं फैसलाबाद के। और ख़ास तौर पर जो एक्सपोर्ट की बात की है आपने, एक्सपोर्ट जो कोरोना में जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान को बड़ा एक बूम मिला और एक अच्छा मौका था कि हम अपने को मेंटेन बिल्कुल अपने कंपटीटर्स जो हैं उनके मुकाबले में इंटरनेशनल मार्केट में जाके अपने सैंपल्स जो हैं उनको पेश करते, और पेश किए भी, लेकिन ऑर्डर्स भी बहुत ज़्यादा मिले क्योंकि कोरोना दूसरे ममालिक में ज़्यादा था, पाकिस्तान में कम था। लेकिन बड़ी वजह ये बनी कि आपके मुल्क के अंदर कॉटन की शॉर्टेज आ गई, और कॉटन की शॉर्टेज मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि आपका जनूबी पंजाब सारी जो आपकी ज़मीनें हैं वो कपास की जगह गन्ने पे शिफ्ट हो गई। ये एक बड़ी कोई ज़्यादती की गई, कुछ एक आप वो माफिया ही है जिसने ये ज़्यादती की मुल्क के साथ, कि जब वहाँ पे आपने गन्ने की फसल उगा दी तो आप अगले 8 से 10 साल वहाँ पे कपास नहीं उगा सकते। फजील, मुझे हमेशा जब मैं इस करंट सूरत हाल को देखती हूँ या इस सिचुएशन को देखती हूँ तो एक तरह से हैरानी होती है कि हमारी गवर्नमेंट की और इस पॉलिसी मेकर्स की इस वक्त प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बिकॉज क्वाइट ऑनेस्टली ना तो ट्रांसपेरेंसी है, ठीक है, अगर हम लोन्स ले रहे हैं कहाँ पर लग रहा है वो पैसा, कहाँ पर उस पैसे को इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर हम टैक्सेस जमा कर रहे हैं, अगेन उसको क्यों इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हमारी इंडस्ट्री को रिलीफ क्यों नहीं दिया जा रहा। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की बात करते हैं, फ्यूल प्राइसेस की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा इनफैक्ट उन लोगों पर बर्डन डाला जा रहा है जो कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं टैक्सेस देने के लिए। बिल्कुल। एंड किस तरह से हम और लोगों को इनकरेज करेंगे कि वो टैक्स देने की तरफ आएँ। और मिल्स जहाँ पे पहले आपको खुद पता है कि जिनकी एक मिल थी वो 3-3 मिल्स पे शिफ्ट हो गए थे, और अब वो वापस जिनकी 3-3 थी वो सब बंद पड़ी हुई। बंद पड़ी हुई। देखें, जो आपने बात की है कि टैक्सेस के लिए हम किसी भी अपने शहरी को कैसे माइल कर सकते हैं, तो इसके लिए ये है कि जो आपके टैक्स पेयर्स हैं उनको आप ऐसी सहूलियात दें कि वो लोगों को माइल करें इस चीज़ के लिए कि जी आप टैक्सेस देंगे, इस मुल्क के लिए मुल्क चलेगा, और आपको उसके अगेंस्ट मुल्क जो है वो सहूलियात देगा। जब आप तंग उन लोगों को करेंगे जो सिर्फ टैक्स पेयर्स हैं, जो टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन जिनकी नहीं हुई, उनका आपको कोई पता नहीं, कोई खबर नहीं उनकी, लेकिन जो टैक्स पहले ही दे रहे हैं आप उनको तंग करते हैं। वो फिर कैसे, दूसरे लोग तो ये सोचते हैं कि अगर मैं रजिस्ट्रेशन करवा लेता हूं तो कल को मुझे भी तंग किया जाएगा। तो अच्छा यही है कि आप
टैक्स में रजिस्ट्रेशन ना ही करवाएं। मतलब लोग भागते हैं आपसे, डरते हैं लोग। आप लोगों का डर ख़त्म करें सबसे पहले। मैं पहले भी एक दफ़ा कहा था कि जो हमारा इदारा है FBR, उसमें एक बाकायदा तौर पर एक उनका डिपार्टमेंट है जो कि एजुकेशन सेल है। उसको चाहिए कि वो शहर में जगह जगह पे जाएं, जहाँ पे देखें कि बड़ी मार्केटें हैं, वहाँ पर जाकर अपने कैंप्स लगाएं, लोगों को आगाही दें कि ये आपके फ़ायदे के लिए है, आपके मुल्क के फ़ायदे के लिए है। दूसरी बात, जब टैक्सेस आपके चले जाते हैं गवर्नमेंट को, तो वो कहाँ पे खर्च करते हैं, या फिर मुल्क को देखते हैं या अपनी हुकूमतों को देखते हैं, तो सबसे पहले जो भी हुक्मरान हैं या जो भी सियासी जमातें हैं, उनकी सबसे पहले ख्वाहिश ये होती है कि अपनी जो हमारी सियासी सूरत हाल है, हम उसको बेहतर बनाएं, मुल्क को बाद में सोचेंगे। अभी आप कल का देख लें कि NA 108 में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो वहाँ पे ऐलानात करवा रहे हैं जी, मियाँ शहबाज शरीफ की जानिब से वज़ीर आज़म हैं और जो आब शेर अली हैं उनकी जानिब से लोग हल्का के लोग आएँ, अपने बिलों से वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है उसको माफ़ करवाएं, उनको माफ़ किया जाए। पूरे मुल्क में करें। फिर आप एक हल्के के लोगों को इसलिए दे रहे हैं कि आपका नुमाइंदा वहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, वो जीत जाए। एंड द वे आई लुक एट इट फजील, आई थिंक यही इस वक्त पे प्रायोरिटी बेसिस पे किया जा रहा है टू मेक श्योर कि नेक्स्ट इलेक्शंस में अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि पॉलिटिक्स कुछ इसी तरह की होती है। बिल्कुल इट इज लाइक दैट कि आपको पॉलिटिक्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है एंड उसमें कई तरह से आपको आवाम के साथ मिलजुल कर रहना पड़ता है। लेकिन अगर आप इस वक्त पे ऐसी पॉलिसीज नहीं बनाते जो कि आपकी इंडस्ट्री को बूम करेंगी, तो फैसलाबाद शहर स्पेशली आई डू फील लाइक कि शायद अपनी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस तब्दील कर दे इंटायरली, जो कि हमने पहले भी पंजाब में होते हुए देखा है। एंड दैट इज नॉट बिकॉज कि किसी पार्टी के आप अगेंस्ट हैं, बट अनफेवरेबल पॉलिसीज अगर फैसलाबाद शहर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, आप यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट को हेल्प आउट नहीं करें, SME सेक्टर को हेल्प नहीं करें, ताजरों की दुकानें बंद पड़ी हैं, वो बिल नहीं अदा कर पा रहे अपनी इलेक्ट्रिसिटी के, तो वो क्यों आपको वोट देंगे? देखिए, ये जैसे सियासतदान सबसे पहले अपनी सियासत का सोचता है, तो एक जो कारोबारी बंदा है उसने भी सबसे पहले अपने कारोबार का सोचना है, उसके बाद उसने किसी पार्टी को देखना है। जब उसका कारोबार ही नहीं चलेगा तो वो किसी भी पार्टी के साथ अपनी अटैचमेंट कैसे रखेगा? बिल्कुल भी नहीं। और ये एक सादा सी बात है, हर किसी को पता है कि जब आपने किसी भी पार्टी के साथ अटैचमेंट रखनी है तो आपका जो स्टेटस है वो भी अच्छा होना चाहिए। ये भी हमारे एक मुआशरे का अलमिया बन चुका है। तो आप देखें कि जब आपकी इंडस्ट्री को सहूलियात नहीं दी जाएंगी, आप उनके खिलाफ जाके पॉलिसीज़ बनाएंगे, तो वो उस पार्टी को कभी भी पसंद नहीं करेंगे। अब देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तो फैसलाबाद से सारी सीटें जो हैं वो जीते थे, और हर कारोबारी बंदा कहता था कि हमारी वजह से जीते, हमने वोट दिए हैं उनको। लेकिन जब पॉलिसीज़ की बात आई तो सारे अगेंस्ट चले गए। अच्छा फजील, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ऑफ कोर्स डिफरेंट कंट्रीज में हम पॉलिटिकल स्ट्रगल्स देखते हैं ना, इनफैक्ट दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, बट शायद ही आपने कभी इकोनॉमिकली इतना सफ़र करते हुए देखा हो किसी कंट्री को, जस्ट बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिक्स इतनी स्टेबल है। एंड आई थिंक क्योंकि दोनों चीज़ें ज्वाइंट हैं, अगर एक नई पार्टी इन पावर आती है तो फौरी तौर पे पिछली पार्टी की तरफ से जो भी किया गया होता है, कोई भी पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, कोई भी सब्सिडीज़ दी गई हैं, रिलीफ दिया गया, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आप इररिस्पेक्टिव ऑफ के गवर्नमेंट में कौन बैठा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ के हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर और कौन सी डिफरेंट सीट्स पे पंजाब में कौन इलेक्टेड है, कौन नहीं इलेक्टेड, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, जॉब्स सेपरेट रहनी चाहिए। बिल्कुल। देखें, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी सियासी जमात होती है उसकी कोशिश होती है कि मैं अपने आप को ज़्यादा बेहतर बताऊँ। तो जब आप आवाम को जो रिलीफ दिया है एक सियासी जमात ने इक़्तिदार में आकर, तो आप आके उसको भी ख़त्म कर देते हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि जो उसने रिलीफ दिया आप उससे बेहतर देने की कोशिश करें। और दूसरी बात, जैसे बाहर के ममालिक की आपने बात की है, तो उनका पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो कम होता है, उनका नेशनल इंटरेस्ट को वो ज़्यादा देखते हैं। हमारे मुल्क के अंदर ये है कि हम पर्सनल इंटरेस्ट को सबसे आगे रखते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं। हाउ डिड वी गेट हियर? हम क्यों पे पहुंच गए एज अ नेशन कि हम अपने से बढ़ के अपनी ज़ात से आगे सोच ही नहीं सकते? और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आई थिंक इस पर ज़रूर बात करेंगे कि आखिर कहाँ पर वी वेंट रॉन्ग और कहाँ पर हमारा सिस्टम यहाँ तक पहुँच गया। लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक सीरियल 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं कॉमर्स, इंडस्ट्रीज़ एंड ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स के बारे में। ऐसा टॉपिक है जो कि आजकल अगर आप हर शख्स को एटलीस्ट फैसलाबाद शहर में अगर आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये डिस्कशन होता हुआ नजर आएगा। एंड हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिफरेंट एंगल्स से कंसिडर करने की कोशिश करें। आज हमारा मुल्क जहाँ पर स्टैंड करता है, जहाँ पर हमारी प्रायोरिटीज़ एंड प्रेफरेंसेस समझना ही मुश्किल हो गया, स्पेशली हमारी पॉलिटिकल पार्टीज आखिर चाहती क्या है, क्या वो आपस में ही स्ट्रगल करती रहना चाहती हैं। फसील, एक चीज़ जो कि हमने स्पेशली पिछले कुछ महीनों के अंदर देखी है इसकी किस तरह पॉलिटिकल अलायंसेस तब्दील होती हैं विद इन डेज, विद इन आवर्स इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर, और आप घंटों के अंदर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस तब्दील होते हुए देखते हैं, अलायंसेस बनती हुई देखते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर बिकॉज हमारी कोशिश है कि इंडस्ट्री के साथ रिलेट करके रखें अपने सब्जेक्ट को, कभी भी आप इंडस्ट्रियलिस्ट को फेवर उन्हीं को हो रहा है जो कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो एसएमई सेक्टर है स्पेशली इस वक्त वो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। जब ग्रोथ हो रही थी तब एसएमई सेक्टर की ही ग्रोथ हो रही थी, और एक दफ़ा फिर रिवर्स होकर चीज़ें वहाँ पर चली गई कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स तो सर्वाइव कर जाएंगे इस दौरानी को, बट एक मिडिल मैन, एक एसएमई सेक्टर का शख्स नहीं कर पाएगा। देखिए, आपकी जो एसएमई सेक्टर में जो आपकी लूमें थी वो बंद होना शुरू हो गई। यकीन करें कि अब जो लूम मालकान हैं उनके पास जाएं तो वो कहते हैं कि दोबारा से तोल के बेचना शुरू कर दी हैं लोगों ने लूमें। उसके बाद एम्ब्रॉयडरी सेक्टर जो आपका वो बड़ा उसमें बूम आया था, लोगों ने बड़ी तरक्की की उसमें, और वो एक्सपोर्ट तक आपके जो ऑर्डर्स हैं वो आपके रिलेट होते थे, और वो एसएमई सेक्टर में ही आता था। अब आप जाके देख लें कि जिनके पास 300 से 400 मशीनें थी वो 100 मशीन पे शिफ्ट हो गई, और जिनके पास 50 से 100 मशीन थी वो फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। उनमें जो लेबर काम करती थी उनका रोज़गार मुतासर हुआ, जो मालकान जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट करके लगाया था उनका नुकसान हुआ। सिर्फ इसकी वजह यही है कि आपकी गवर्नमेंट की कोई तवज्जो एसएमई सेक्टर पे नहीं थी, और एसएमई सेक्टर जो है वो आपका सबसे ज़्यादा जॉब्स देने वाला सेक्टर है। उसमें स्किल्ड लेबर भी आती है और अनस्किल्ड लेबर भी आती है। तो आप सिर्फ अगर ये देखेंगे कि आपने स्किल्ड लेबर को देखना, तो जो अनस्किल्ड लोग हैं वो भी इसी मुल्क में रहने वाले हैं, उन्होंने भी यहाँ से ही रोज़गार कमाना है, इस मुल्क के वो शहरी हैं। और अगर आप देखें कि जो टैक्स पेयर होते हैं वो अगर बिजनेसमैन हैं तो आपका जो लेबर तबका है वो भी तो टैक्स देते हैं, और ये आप सिर्फ ये ना देखें तो वो डायरेक्टली नहीं देते, इनडायरेक्टली वो भी टैक्स पेयर्स हैं, हर चीज़ का टैक्स तो वो अदा करते हैं। तो अगर उनका रोज़गार इसके साथ जुड़ा है एसएमई सेक्टर के साथ, तो सबसे पहले हुकूमत की ये कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारी इंडस्ट्री है, चाहे वो लोकल हो या फिर एक्सपोर्ट्स की हो, तो इंडस्ट्री को सबसे पहले जो भी सहूलियात उनकी बनती हैं वो दी जाएं। और कोई भी मुल्क जो है उसका, जब आप देखें कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो 65% आपकी मईशत में अपना किरदार अदा करती है, और हमारी एक्सपोर्ट्स हैं या फिर लोकल इंडस्ट्री है वो जॉब्स भी देती हैं। तो जब किसी भी सियासी जमात की या हुक्मरानों की तवज्जो ही नहीं होगी इंडस्ट्री की तरफ, तो वो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि मुल्क आपका तरक्की करेगा। फिर यही है कि हमेशा हम कर्ज़े ही लेते रहेंगे, और हमारे जो कर्ज़े हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। जब कर्ज़े बढ़ते जाएंगे तो आपका मुल्क फिर दिन ब दिन नीचे ही जाएगा, ऊपर कभी भी नहीं जा सकता। और जो हुक्मरान हैं उनको सबसे पहले जो भी पॉलिसीज़ बनानी है पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए, वो कोशिश ये करें कि वो पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, और उन पॉलिसीज़ में डिस्कशन में आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ज़रूर शामिल किया जाए। फिर देखिएगा कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी जल्द से जल्द होगा, क्योंकि जब उनको आप साथ बिठाएंगे वो कुछ बातें आपको मनवाएंगे, कुछ आप उनको मनवाएंगे, वो दोनों तरफ जब बैठ के मामला हल होंगे वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी जल्दी होगा। जब इम्प्लीमेंटेशन जल्दी हो जाएगा, लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, तो आपकी इंडस्ट्री जो है वो तरक्की करेगी। इस सूरत में अगर आप कहेंगे कि आप खुद बैठकर फैसले करें, उनको इम्पोज करने की कोशिश करें, तो वो फिर ऐसे कभी भी इंडस्ट्री का पहिया नहीं चल सकता। और जब इंडस्ट्री का पहिया नहीं चलेगा, आपके मुल्क के अंदर बेरोज़गारी भी आएगी, आपकी मईशत भी तबाह होगी। एंड एक चीज़ जो कि रिसेंटली मुझे रियलाइज, इनफैक्ट आई थिंक हम सब ये चीज़ जानते हैं, बट शायद हमें रियलाइजेशन ही है कि कितनी बड़ी बात है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्ज में है। तो इनफैक्ट जो भी हमारे मुल्क में कर्जे लिए जाते हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, मुल्क को रन करने के लिए, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे ऊपर ही आते हैं। तो इस वक्त हर पाकिस्तानी शख्स
कर्जदार है डिफरेंट या तो दूसरे ममालिक का या फिर IMF का। फजील, ये बहुत ही एक स्टार्क रियलाइजेशन है, बड़ी शॉकिंग रियलाइजेशन है आई थिंक, जब आपको महसूस होता है, क्योंकि आपको वो पैसा लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा। डेवलपमेंट के लिए ठीक है, लेकिन क्या हम अपने मुल्क के लिए इस वक्त कुछ भी जनरेट कर पा रहे हैं? क्या हमारा कोई प्रॉफिटेबिलिटी इस वक्त मौजूद है मुल्क में? देखिए, जब आप होंगे ही कर्जई, एक आम सी सादा सी मिसाल ले लें कि अगर कोई बंदा किसी का उसने कर्ज देना होगा तो वो कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं तरक्की कर रहा हूँ या मैं तरक्की कर सकता हूँ, जब तक कि उसके वो जो उसका कर्ज होगा वो उतारा नहीं जाता। जब तक आप जो हुकूमतें हैं वो कर्ज लेती रहेंगी, तब तक तो सोचें भी ना कि आपका मुल्क तरक्की करेगा। सबसे पहले आप सोचें कि आप खुद मुख्तार हों। जब आप खुद मुख्तार ही नहीं हैं, जिनसे आप कर्जा लेते हैं उनके फैसले इम्पोज होते हैं। अब जो बिजली के बिलों में टैक्सेस आ रहे हैं वो जी IMF के साथ मुआहदा हुआ है हमारे से पहली गवर्नमेंट का। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ करके दिखाएं कि आप उनसे कर्जा ना लें। कुछ मुल्क के अंदर आप छोटी छोटी जो आपकी फैक्ट्रियां हैं, आप उनको कहते हैं कि जी इनको रिलीफ नहीं देना किसी किस्म का, सिर्फ बड़ी इंडस्ट्री को रिलीफ देना है। आप लोकल इंडस्ट्री को भी उसी तरह से रिलीफ देना। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि जैसे एक्सपोर्ट्स को दिया जाता है रिलीफ, एक्सपोर्ट्स का और मामला हैं, लेकिन आपकी लोकल इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलना चाहिए जो उनका हक बनता है। तो अगर आप ये फैसला खुद नहीं कर सकते कि आप उनको खुद से कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते, जब तक आप IMF आपके ऊपर बैठा हुआ है, आप उनसे कर्ज लेते हैं, आपने उनकी बात ही माननी है। ये नहीं है कि पिछली गवर्नमेंट ने जो मुआहदा कर लिया है वही सारी ज़िंदगी चलता रहना। अभी आप जो किस्त लेने जा रहे हैं, आपने भी तो कोई मुआहदा साइन करना ही है उधर, फिर वो चलता रहेगा। फजील, जब हम इस सिचुएशन को देखते हैं हमें रियलाइज़ होता है कि इनफैक्ट हम लॉन्ग टर्म में अपने लिए मसाइल ज़्यादा कर रहे हैं बल्कि कम नहीं कर रहे। हमने डेकेड्स में, कुछ डेकेड्स के अंदर इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर प्लानिंग पॉलिसी मेकिंग के साथ चलें तो आपने बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स, आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको अपने सब कॉन्टिनेंट में ही ऐसी नज़र आ जाएंगी जो कि अपने आप को, अपने मुल्क को, अपने शहरियों को ग्रो कर पाए हैं और दुनिया में एक उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है। तो इट इज़ पॉसिबल, ये किया जा सकता है। और मैं दूर की बात भी नहीं करूँगी, हमारे साथ जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं, आप उनकी एग्जाम्पल ले लें, लेकिन हम उस डायरेक्शन में अभी तक नहीं जा रहे हैं। आई डू थिंक इसमें पॉलिटिकल टर्मोइल का एक बहुत बड़ा रोल है कि हम एक पॉलिसीज़ जो हैं उनको कंटिन्यू नहीं रख पा रहे। अगर आप हिस्ट्री को देखते हैं, आपको कहाँ पे लगता है कि हम डीरेल कहाँ पे हुए, कहाँ पर हमारी डायरेक्शन जो है इतनी गलत हो गई कि बजाय कि हम बेहतर होते, हम बैकवर्ड्स जाने लगे, रिवर्स होने लगे? देखें, आपका मुल्क एक ज़राई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद आप कभी गंदम इंपोर्ट करने लग जाते हैं, कभी चीनी इंपोर्ट करने लग जाते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि कपास की जगह पे आपने गन्ना उगाया, इसके बावजूद आपने चीनी बाहर के ममालिक से मंगवाई। क्यों? उसकी वजह क्या थी कि आपकी जो गवर्नमेंट थी उसकी ये नाअहली थी कि हमारे मुल्क के अंदर इतना गन्ना, जो गन्ने की फसल थी वो उगाई गई कि हम उसको एक्सपोर्ट करते चीनी को, लेकिन अपने मुल्क की ज़रूरत थी उसको रख के हम कर सकते थे। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर वो माफियाज जिनका ज़ोर चलता है और उनके आगे हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि अपने हुकूमत के मफादात होते हैं उनके सामने। वो चीनी सारी आपकी एक्सपोर्ट कर दी पहले, उसके बाद फिर इंपोर्ट करनी पड़ी। ऐसे ही आपका गंदम का होता है। आपकी ज़रिए अजनास जो हैं, आप वहाँ से बहुत ज़र मुबादला कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको बेहतर तरीके से चलाना चाहें। आपका एक ज़राई मुल्क है, आप हर तरह की फसल यहाँ पे उगाते हैं। चावल आपके मुल्क में होता है, गंदम आपके मुल्क में होती है, और उसके बाद गन्ना आप उगाते हैं, चीनी आप उससे पैदा करते हैं। उसके बाद आप कपास उगाने वाला भी अच्छा मुल्क था पाकिस्तान, लेकिन अब आप देखें कि आप बहुत पीछे जा चुके हैं। सिर्फ ये कि जो ज़मीन थी ही कपास के लिए, आपने वहाँ पे गन्ना क्यों उगाया? जब तक आपकी इन चीज़ों पे नज़र नहीं होगी, आपकी जो भी हुक्मरान होंगे वो इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आपने जो हमसाया ममालिक की बात की है, उनकी बड़ी वजह यही है कि वो वो अपने वसाइल देखते हैं, उसके बाद वो अपनी इजनास को देखते हैं, पैदावार को देखते हैं कि हमने इसमें से इस्तेमाल कितनी करनी है, हमारी पैदावार कितनी हो रही है, इससे हमने ज़र मुबादला कैसे कमाना है। अच्छा, एंड फजील, क्योंकि हम ऑफकोर्स नेबरिंग की बात कर रहे हैं,
तो आई थिंक वो हमारे लिए एक बहुत अच्छी एग्जांपल है, बिकॉज मिलती जुलती रिसोर्सेज हैं हमारे पास, लैंडस्केप भी हमारा ऑलमोस्ट सिमिलर है, एंड आर सोशल डायनामिक्स भी। आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग कि अगर आप देखते हैं हमारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ, तो कल्चरल डिफरेंसेस ज़रूर कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, बट एक्चुअली में जो एक ग्राउंड लेवल पे, रियल लेवल पे आम लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करें तो आपको लगेगा कि ज़्यादा मुख्तलिफ कल्चरल वैल्यूज़ नहीं हैं उनकी। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह से हम सीख भी सकते हैं दूसरे ममालिक से, और किस तरह से हम अपने आप को दोबारा से राइट ट्रैक के ऊपर लेकर आ सकते हैं। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा हमारे साथ भी। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के हवाले से। ऑफ कोर्स किस तरह से पॉलिटिकल डायनामिक्स बदलती रहती हैं, लेकिन उनका इम्पैक्ट एट द एंड ऑफ द डे ना तो इंडस्ट्री, ना कॉमर्स और ना ही हमारी ओवरऑल सिचुएशन के ऊपर होना चाहिए, बट एट द एंड ऑफ द डे होता हुआ नजर आता है। हमारी इंडस्ट्री भी इम्पैक्ट हो रही है, कॉमर्स भी इम्पैक्ट हो रहा है, लोगों के बिजनेसेस इनफैक्ट शट डाउन होने तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बिल्कुल ब्रेक में जाने से पहले मैंने मेंशन की थी, नेबरिंग कंट्री से किस तरह से हम सीख सकते हैं। आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम देख सकते हैं कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज जिनके पास सिमिलर रिसोर्सेज हैं, सिमिलर लेबर फोर्स है, सिमिलर कंडीशंस हैं क्लाइमेट के हवाले से, एंड फिर भी वो हमसे कितना बेहतर परफॉर्म करें। दैट रियली हैज़ बिन थ्रू पॉलिसीज एंड बेटर तरीके से अपनी जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका सही तरीके से यूटिलाइज करना, उनको सही तरह से इम्प्लीमेंट करना, अपनी स्ट्रैटेजीज़ को उस तरह से लाइन करना चीज़ों के साथ साथ। तो आई डू थिंक फजील ये बड़े इंटरेस्टिंग अगर आप देखते हैं, और दूसरों से सीखना चाहिए। आई डू नॉट थिंक कि कभी भी आप दूसरों से सीख नहीं सकते। मुझे लगता है चाहे वो पर्सनल लेवल पे हो, चाहे एज अ कंट्री, एज अ नेशन हम देखते हो, सिमिलर रिसोर्सेज, सिमिलर सोशल स्ट्रक्चर्स, सिमिलर आपके पास फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को भी अगर आप देखते हैं तो इनफैक्ट क्योंकि हमने ब्रिटिश रूल के बाद ही हम इंडिपेंडेंस में आए, तो आई थिंक उनकी भी सिमिलर गवर्नमेंट सेटअप्स हैं जिस तरह से हमारे हैं, और जो मसाइल आई थिंक हम फेस करते हैं, बड़े सिमिलर मसाइल वो पॉलिटिकली सफ़र करते हैं। बट इवन दैन पॉलिटिकल डायनेमिक्स जो भी हों, उन्होंने सेपरेट करके अच्छी पॉलिसीज़ बनाने के थ्रू अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया है सब कॉन्टिनेंट में। दे हैव इम्प्रूव, बड़ी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज उनके मुल्क में मौजूद हैं, काम करिए, और मजाल है कि कुछ भी हो और हो रहा हो उसका इम्पैक्ट आपको उनकी इकोनॉमी पे होता हुआ नहीं। देखें, आप सबसे पहले तो बांग्लादेश को देखें, जो हमारे से अलहदा हुए, आज आप उनकी मईशत देखें और अपनी देखें क्या हालात हैं, और उसके बाद इंडिया को देख लें। इंडिया से हमारा जो रुपया है उसकी कदर बेहतर थी, आज आप देख लेंगे कि वो मुकाबला कैसे हम उनका कर सकते हैं। आप उनसे सीख भी नहीं रहे कुछ भी कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी पॉलिसीज़ क्या। आप उनसे सीख के ही अपनी पॉलिसीज़ जो हैं वो वैसे ही बना लें, लेकिन वजह वही है कि सियासी पार्टियों के मफादात सिर्फ अपने हैं, वो मुल्क को बाद में देखते हैं, अपने मफादात को पहले देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आई थिंक पैट्रियटिज्म बड़ा इम्पॉर्टेंट है फजील, बिकॉज अगर आपके पास पैसा है, ताकत है, आप एक जगह पे पहुंच पाए हैं पाकिस्तान के अंदर, तो पाकिस्तान की वजह से ही तो पहुंचे हैं। ये नहीं सोचता कोई भी कि अगर आपको कोई पहचान दी है तो इस मुल्क ने दी है आपको। कभी भी आप देखें कि जो आपके पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनको सबसे पहले लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी स्टार है। वो क्रिकेट का हो, वो हॉकी का हो, या फिर वो कबड्डी का हो, जिस भी गेम का हो, या फिर और भी जैसे भी। अब सियासतदानों को देख लें, अगर कोई फ़र्ज़ करें वज़ीर आज़म रहा है, इमरान खान है, नवाज शरीफ है, या जो भी इससे पहले रहे हैं वज़ीर आज़म, उनको सबसे पहले लोग इसी वजह से पहचानते हैं कि ये एक मुल्क के वज़ीर आज़म रहे हैं। वो मुल्क क्या है? वो पाकिस्तान है। आप जब तक आपको पहचान इस मुल्क ने दी, जब तक आप ये इस मुल्क को नहीं सोचेंगे, इस मुल्क के मफादात को नहीं सोचेंगे, आप फिर कामयाब कैसे हो सकते हैं? आप अपनी ज़ात के लिए कामयाबी सिर्फ देखते हैं, इस मुल्क के लिए कामयाबी कोई भी नहीं देख रहा। ये सिर्फ सियासतदानों की बात नहीं, ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि हमने, इस मुल्क ने हमें सब कुछ दिया। इस मुल्क ने हमें ज़मीन दी, रहने के लिए घर दिया, कमाने के लिए जो हमारी जॉब्स हैं या फिर कोई कारोबार हैं वो दिए, लेकिन हमने इस मुल्क को आज तक क्या दिया है? हमने किसी ने भी इस मुल्क को कुछ भी नहीं दिया। एंड आई थिंक यही डिफरेंस है शायद हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में और पाकिस्तान में, कि जहाँ पर ये नहीं है कि वहाँ पे कुछ सर्टेन लोगों ने तरक्की नहीं की, लेकिन उस तरक्की को हासिल करने के बाद उन्होंने
अपने मुल्क, अपनी सरजमीन के ऊपर वो एफर्ट दिया, वो कंसिडरेशन दी आम पब्लिक को, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जो कि शायद उनको मिल पाएँ। एंड आई थिंक यही शायद डिफरेंस है दैट सेट्स अस अपार्ट, कि हम अभी भी उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए जहां पर हम अपने से पहले अपने मुल्क को रख पाएँ या अपने मुल्क को गिव बैक कर पाएँ, अपने मुल्क के लिए कुछ कर पाएँ। एंड आई थिंक ये जज्बा हम सब में होना चाहिए, हम सब में ये कोशिश होनी चाहिए कि हम अगर कुछ बन पाए हैं इस सरजमीन, इस मुल्क की वजह से, तो वापस आके हम ज़रूर इसके लिए कुछ करने की कोशिश करें, इसको बेहतर करने की कोशिश करें। बिल्कुल। देखें, जब तक आप ये सोचेंगे नहीं, आप इस चीज़ को समझेंगे नहीं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये जज्बात हर किसी के अपने मुल्क के लिए होते हैं, हर किसी को अपने मुल्क से मोहब्बत भी होती है, लेकिन सॉरी टू से जब आपका अपना मफाद सामने आता है तो आप मुल्क के मफाद को छोड़ देते हैं। आपके वो जज्बात जो हैं वो फिर घिरना शुरू हो जाते हैं कि आपकी जो अपनी ख्वाहिश है आप सबसे पहले उसको देखते हैं। तो जब तक आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर अपने मुल्क की बेहतरी का नहीं सोच सकते, तो आप, मैं समझता हूँ कि कभी आप खुद भी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपना मकसद हासिल कर लेंगे, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिर एंड पे आपको जवाब देना होगा कि जिस सरजमीन ने आपको ये कामयाबी दी, जिस सरजमीन ने आपको इज्जत दी, सब कुछ दिया, आपने उस सरजमीन को क्या दिया। अच्छा फजील, अगर हम आज की सिचुएशन की बात करते हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं टू फाइंड कि उन्हें क्या करना चाहिए। स्पेशली अगर हम नौजवानों को देखते हैं, रिसेंट ग्रेजुएट्स को देखते हैं, आई थिंक वो सबसे ज़्यादा मुश्किल सर्कमस्टांसिस में इस वक्त मौजूद हैं, जो कि फिगर आउट नहीं कर पा रहे। क्या कहेंगे, क्या सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको इंडस्ट्री वाइज लगता है कंपैरेटिवली, बिकॉज आई नो कि हर तरफ जो है वो थोड़ी इंस्टेबिलिटी मौजूद है। देखें, आज जो यूथ है हमारी, उसको तो अब मोटिवेट करना चाहिए कि वो चाहे छोटे छोटे कारोबार करें अपने। ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया का दौर है, और अमेज़ॉन आप देख लें, वहाँ से बहुत लोग जो हैं वो कमा रहे हैं और इस मुल्क को उसमें से टैक्स भी जा रहे हैं। तो अगर जो हमारी नई नस्ल है, वो पढ़े लिखे जो नए ग्रेजुएट्स हैं, फ्रेश, उनको चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट इसमें बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, कि आपकी जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए, कि वो सिर्फ उनको ये ना सिखाया जाए कि आपने ये पढ़ लिख के जॉब करनी है। देखें, तालीम जो है वो हमेशा सिर्फ आप ये सोचें कि मैं अपने शऊर के लिए हासिल कर रहा हूँ। जो आपको अल्लाह ताला ने रिज़्क देना है, वो अब जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो भी रिज़्क कमा रहे हैं, लेकिन तालीम जो है वो सबसे पहले आप अपने बच्चों को भी और टीचर्स को चाहिए, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सिखाएं कि ये आपके शऊर के लिए है, कि आपके बिहेवियर में चेंजिंग लाने के लिए ये जो आप इल्म हासिल कर रहे हैं, आप सिर्फ इसको ये समझें। उसके बाद हर बंदे को कोई जो ट्रेनिंग्स हैं वो होनी चाहिए कि आपने अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें कैसे आपने चलना है। और वो आजकल सोशल मीडिया का दौर है, आईटी का दौर है, और ये आप देखें कि आपके इंस्टीट्यूट भी बहुत पीछे हैं। आपकी जो स्पेशली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो जब तक फील्ड में नहीं आते उनको पता ही कुछ नहीं होता। वो डिग्री का एक टुकड़ा उठा के जॉब के लिए फिरते हैं, और जब वहाँ जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, जब उनको प्रैक्टिकल के बारे में कुछ पूछा जाता है तो वो खाली दिमाग उनका होता है, उनको कोई चीज़ नहीं बताई जाती। तो यूथ को चाहिए कि वो अपने तौर पे भी इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करें, और इंस्टीट्यूट जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको चाहिए कि वो ट्रेनिंग इस तरह से स्टूडेंट्स की करें कि अगर वो चाहे उन्होंने जॉब ही करनी है, वो जब जाएं तो पता चले कि इनको कुछ सिखाया गया है। तो जॉब से पहले तो ये कोशिश होनी चाहिए कि हर बंदा पढ़ लिख कर ये सोचे कि मैं छोटा अपना को कारोबार करूँगा। उस कारोबार के बाद वो जो अनस्किल्ड लोग हैं या फिर जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको वहाँ से जॉब मिल सकती है। और इस मुल्क को आज ज़रूरत भी यही है कि हर बंदा छोटे छोटे कारोबार करे, और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो कारोबार हैं वो होने चाहिए। वो चाहे आप लोकल में कर लें या फिर आप एक्सपोर्ट में कर लें, जिस भी आप लेवल पे जाके करें, लेकिन सबसे पहले ये सोचें कि मैंने अगर अपना रोज़गार कमाना है तो मैंने इस मुल्क की खिदमत भी करनी है। वो चाहे 10 या 12 बंदों को जॉब देने के लिए हो, आप इस मुल्क के लिए टैक्स पेयर बने, टैक्स अदा करें, ताकि टैक्सेस से मुल्क चलते हैं। टैक्सेस के बगैर देखें, अगर एक घर चलता है तो अगर कोई बंदा कमाता है, पैसे आते हैं तो फिर चलता है ना। तो मुल्क को जब टैक्सेस जाते हैं तो फिर ही मुल्क चलते हैं। तो टैक्सेस के लिए हमारे अदारों को चाहिए कि वो लोगों को एजुकेट करें और उनको फैसिलिटेट भी करें, ताकि दूसरे लोग भी उनको देखकर
इस नेट में रजिस्ट्रेशन हो, अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाएं। और जो नई नस्ल है उनके लिए यही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को तैयार करें इस चीज़ के लिए। तो उन्होंने जॉब से हटकर कुछ छोटे छोटे कारोबार करने हैं, इस मुल्क की खिदमत करनी है। जब तक आप मुल्क का नहीं सोचेंगे वो फिर आप अपने कारोबार में भी उस तरह से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एंड आई थिंक हमें इंडिविजुअल सोचने के बजाय एज अ नेशन सोचने की इस वक्त ज़रूरत है, ताकि हम अपने आप को एज अ कंट्री भी प्रोग्रेस कर पाएं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल ही अपने बारे में मत सोचें, बट एट द एंड ऑफ द डे कोशिश करें कि अपने मुल्क को साथ लेके चलें। कोशिश करें कि जो हमारे नेशन की बेहतरी है उसको भी अपने माइंड में रखें, और कोशिश करें कि जितना हो सकता है चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता हो अगले कुछ सालों के अंदर, अगले 5 सालों के अंदर, 10 साल के अंदर। फजील, आई थिंक पॉलिटिकली भी इस वक्त स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डू थिंक कि जहाँ पर एक तरफ आवाम का कंट्रीब्यूशन है, लोगों का कंट्रीब्यूशन है, वहीं पर यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हमारी गवर्नमेंट एंड हमारे पॉलिसी मेकर्स सही फैसले करें इस वक्त पर। एंड कोई स्केप नहीं है उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। आवाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो इदारों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पॉलिसी मेकर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपने मुल्क को, अपने मुल्क के नौजवानों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, बिजनेसमैन को मत इतना उस पोजीशन में डालें कि वो अपने मुल्क से दूर होना शुरू हो जाए, या उनको ऑप्शन ही और कोई नजर ना आए कि वो शायद अपने मुल्क में अब रह ही नहीं सकते। तो मजीद भी बात करेंगे, लेकिन आज क्योंकि वक्त हमारे पास कम है, बहुत बहुत शुक्रिया फजील आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर बिल्कुल छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कहीं ना जाएगा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक सिटी एट 10 में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी हुई और फर्स्ट हाफ में थोड़ी सीरियस बातें हो रही थी, पॉलिटिक्स के हवाले से बात कर रहे थे और बात कर रहे थे हमारी इकोनॉमी कहाँ पर स्टैंड करती है, किस तरह से हम बेहतर तरह से अपने मुल्क की तरक्की में, अपने मुल्क की प्रोग्रेस में किस तरह से हम बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर ये भी हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट और इदारों का भी बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है यहाँ पर। सिर्फ अवाम चाहे तो कुछ नहीं बदलता, गवर्नमेंट और इदारों को भी होना पड़ता है ऑन द सेम साइड, अपने मुल्क की तरफ, अपने मुल्क को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, अपनी आवाम को प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि एक तो डिस्कशन की टोन को थोड़ा सा तब्दील करें और थोड़ी लाइट हार्ट तरफ लेकर आएँ। अगर हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। इट ऑलवेज अमेजेस मी टू सी कि किस तरह से हमारे एक्सट्रीमली टैलेंटेड प्लेयर्स, कोचेस इतनी मेहनत करते हैं, इतनी लिमिटेड फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज होने के बावजूद किस तरह से ग्लोबल स्टेज पे ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं लेकिन अपने मुल्क का भी नाम रोशन कर रहे हैं। फैसलाबाद शहर से बिलोंग करते हैं और किस तरह से जाकर पूरी दुनिया में फैसलाबाद शहर का भी नाम रोशन करते हैं। तो ये आज भी हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। डिफरेंट डिस्कशन होंगी, कोशिश करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करें और कोशिश करेंगे पॉलिटिकल डिस्कशन जो है थोड़ा कम ही रखें, लेकिन डेफिनेटली जहाँ पर ज़रूरत पड़ी इस बारे में भी ज़रूर बात करेंगे। एंड सोशल आई थिंक जो इश्यूज़ हैं, ये सोशल जो सिनारियो है हमारा डिफरेंट स्पोर्ट्स को लेकर, इनकरेजमेंट को लेकर, ओवरऑल जिस तरह से स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ इस वक्त मौजूद हैं फैसलाबाद शहर के अंदर, उसके बारे में भी लाजमी तौर पे बात करेंगे। तो जी हमारे साथ सबसे पहले तो मौजूद हैं मलिक इमरान अली लियाकत साहब, जो कि प्रेसिडेंट पंजाब आर्चरी एसोसिएशन है। इसी के साथ साथ अमानुल्लाह शान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी पंजाब आर्चरी एसोसिएशन है। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। डेफिनेटली जब स्पोर्ट्स की बात करते हैं, आई थिंक किसी भी सोसाइटी का प्रोग्रेस करना स्पोर्ट्स के बगैर मुझे नहीं लगता कि मुमकिन है। आज की अगर आप करंट सिचुएशन देखते हैं, लगता है कि हमारी प्रेफरेंसेस या प्रायोरिटीज़ में स्पोर्ट्स शामिल है। और आपका अपना जो एक्सपीरियंस रहा है, आपकी जो स्ट्रगल रही है, अपनी जो स्टोरी है, अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ पे आके पंजाब आर्च के हवाले से अपना जो प्लान्स हैं, जो हमें मसाइल हैं, वो डिस्कस कर सकें। सेकंड, मुझे अभी तकरीबन कोई सितंबर में 2 इयर्स होंगे कि मैं पंजाब आर्चरी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बना हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में हमने इसकी प्रमोशन के लिए बेइंतहा काम किया है। इससे पहले इसकी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान लेवल पे इतनी इसकी पज़राई नहीं थी 2 साल पहले। उसके बाद हमने बड़ी इसमें एफर्ट्स पुट की। हमने पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से हर डिवीज़न को इक्विपमेंट लेके दिए, जो जिससे ये आप हर डिवीज़न में ये पॉसिबल हुआ कि वो बच्चों के इसमें टूर्नामेंट्स करवा सकें, मैचेस करवा सकें।
अच्छा, सेकंड आपको पता ही है जैसा कि हमारे मुल्क में एक तो हमारी वैसे भी स्पोर्ट्स पे इतनी गवर्नमेंट कोई भी हो उसकी इतनी प्रेफरेंस में शामिल नहीं है ये। सेकंड हमारे पास सोर्सेज भी नहीं है इतने, तो इसलिए हमें मतलब कि महदूद सोर्सेज में लामहदूद काम करना पड़ रहा है। तो उसमें हमारे पास मतलब कि कम सोर्सेज होते हैं, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स की कमी नहीं है, हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे इवन के गांव्स में, जो विलेजेस में आप लगा लें, सिटीज़ में लगा लें, टैलेंट बहुत है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जो कमी है, हमारे पास वहाँ पे आप कह लेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहाँ पे प्लेयर जाके अपनी गेम्स को प्ले कर सकें और परफॉर्म कर सकें। इसलिए जो हमारे मोस्टली प्लेयर्स हैं विलेज साइड पे, वो हमेशा पीछे रह जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो इक्विपमेंट्स हैं, आरसी लगा लें या कोई और भी आपको गेम लगा लें, आप बैडमिंटन लगा लें या आप टेनिस लगा लें, इक्विपमेंट काफ़ी महंगी है। और जितने भी आपके जो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो प्लेसेस हैं, जो अवेलेबल वहाँ पे इनके पास प्लेसेस हैं खेलने के लिए, वहाँ पे हर बंदे की अप्रोच नहीं है। ये एक हमारा बहुत, आप कह लें कि बहुत एक कमी है हमारे मुल्क में कि हमने जो सरकारी बिल्डिंग्स बना ली हैं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना लिए हैं, लेकिन उस पर हर बंदे की अप्रोच नहीं है। हर बंदा समझता है कि यहाँ मुझे पहुँचने के लिए कोई रेफरेंस है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हर बंदे की सोच है। और जो हमारे मोस्टली आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली ओलंपिक्स में देखा है कि हमारे जो प्लेयर्स गोल्ड मेडल लेके आए हैं, वो बिल्कुल एक मुतवस्तित फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके पास वो सोर्सेज नहीं होते कि वो उस गेम में अपना परफॉर्म कर सके, उसमें वो अपनी डाइट पूरी ले सके, उसमें वो अपनी इक्विपमेंट पूरी ले सके। तो अब हमने खुद इसमें जो हमारी आर्चरी है, हमने पर्सनली कोशिश की है कि हम अपने पर्सनल फंड यूज़ करके, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो डिफरेंट नेशनल इंटरनेशनल फर्म्स हैं, उनसे हम स्पॉन्सरशिप लेते हैं और उसके थ्रू फिर हम इस गेम को प्रमोट करते हैं। अभी रिसेंटली देखें, हमने यूरोप में टीम भेजी थी, उसके लिए हमारे प्लेयर्स के पास टिकट नहीं थे, हमारे पास स्पॉन्सर नहीं थे, वो हमने बड़ी मुश्किल से अरेंज किए। उससे पहले कोई 6 माह पहले हमारे दुबई में से एक जो ब्लाइंड लड़का है, वो मेडल लेके आया है। हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है कि पाकिस्तान में आर्चरी में एक इंटरनेशनल मेडल आया है, और वो भी जो हमारी टिकट्स थी और जो उसका एक्सपेंस था, वो किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने नहीं उठाया, वो हमने पर्सनली खुद किया, उसके लिए स्पॉन्सर ढूंढे। तो ये हमारे लिए बड़े मसले मसाइल हैं कि हमारे पास एक तो सोर्सेज नहीं है, एक हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, और सेकंड हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का कि हमारे बच्चे या हमारे प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जाके कम्पीट कर सकें। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा जो बच्चों को फैसिलिटीज़ या रिसोर्सेज में कमी होने की वजह से स्ट्रगल करना पड़ता है, वो किस तरह से उनको आगे चलते हुए इम्पैक्ट करते हैं? इंटरनेशनली हमने देखा है बहुत सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा भी परफॉर्म कर पाए हैं, इवन लिमिटेड ट्रेनिंग होने के बावजूद। बट आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस डोमेन में जब हम इंटरनेशनली स्पेशली हमारे प्लेयर्स जाके बाहर खेलते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आर्चरी का बैकग्राउंड बताता चलूँ। जो मसाइल हैं हमें डिफ़िकल्टीज़ हैं कि हमारे खिलाड़ियों में टैलेंट है, बट वही जैसे इमरान साहब ने बताया कि वसाइल कम है, और हमारे खिलाड़ी बहुत टैलेंटेड हैं, और अगर इस पे प्रॉपर वर्क किया जाए, गवर्नमेंट वर्क कर भी रही है, बट उतना वर्क नहीं हो रहा है जैसे इंटरनेशनली दूसरे ममालिक में ग्रास रूट पे बच्चों पे वर्क होता है। अगर बच्चों पे ग्रास रूट पे वर्क किया जाए, इनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, तो ये बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। और जैसा कि ये रिसेंटली मैं एज ए कोच पाकिस्तान टीम के साथ गया दुबई में वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैम्पियनशिप में, वहाँ पे हमारे खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल उठाया, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और एशिया की पहली टीम थी जिसने ब्लाइंड में वहाँ पे शिरकत की, और उसमें बहुत नामी गिरामी प्लेयर्स थे जो यूरोप से ताल्लुक़ रखते थे। और उनकी फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर मैं डिस्कस करूँ, जब मेरी उनसे बात हुई तो वो कहते हैं हमें पता ही नहीं होता कि हमारे फंड्स किधर से आते हैं, हमें तो वो कहते हैं तैयार हो जाएं और पहुँचें। और हमें प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे बच्चों को, हमारे प्लेयर्स को, वो तो पहले सोचते हैं कि हमने टिकट कैसे अरेंज करना है, फिर रेजिडेंसी कैसे हमने अरेंज करनी है, फिर उनका इक्विपमेंट का मसला है। तो हमारा इक्विपमेंट भी बहुत महंगा है आर्चरी में। अगर बच्चों को प्रॉपर वो चीज़ें अवेल की जाएँ, तो मैं ये नहीं समझता कि ये बच्चे वर्ल्ड लेवल पे भी मेडल निकालेंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ और सिर्फ हमें प्रॉब्लम्स हैं इक्विपमेंट का। अच्छा, एंड आई थिंक सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी जो कि आप किसी भी प्लेयर में चाहेंगे, वो ये होती है कि उनमें ना सिर्फ नेचुरली एक इंस्टिंक्ट हो स्पोर्ट को लेकर, बट ऑल्सो कि एक विलिंग एंड डिटर्मिनेशन हो। इनफैक्ट कई दफ़ा हम देखते हैं कि नेचुरल टैलेंट कई दफ़ा बीट हो जाता है डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क के साथ। अग्री करते हैं इस बात से कि डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क पेज ऑफ रियली वेल?
बिल्कुल आपने सही कहा, ये इसमें कोई शक ही नहीं है। आप अभी रिसेंटली हमने ओलंपिक्स में देखी हैं ये चीज़ें। तो ये हमें मतलब हमारी गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज़ पे फोकस करे। अब गवर्नमेंट अब इंटरनेशनल जिस तरह अमानुल्लाह भाई ने बात की है कि जब भी इंटरनेशनल किसी इवेंट पे जाते हैं तो हमें ये चीज़ें देखने में मिलती हैं कि वहाँ पे जो उनकी प्लेयर्स और टीम्स आते हैं उनको सिर्फ अपने मैचेस के अलावा और किसी चीज़ से कोई उनको आप कह लें कि टेंशन नहीं होती। लेकिन हमारे जो प्लेयर्स आते हैं उन्होंने पहले जाना है यहाँ से टिकट अरेंज करना है, उसके लिए उनको स्पॉन्सर चाहिए, फिर उन्होंने वहाँ पे जाके अपनी अकोमोडेशन देखनी है, अकोमोडेशन के अलावा उनकी वहाँ पे फिर आप मील्स का देखना है, उनके जो इक्विपमेंट है उनका ख्याल करना है, फिर उनकी ड्रेसिंग करनी है। मैं इवन के पिछले दिनों एक पढ़ रहा था कि हमारी हॉकी टीम जो गई है वहाँ पे ओलंपिक्स में, तो वहाँ पे किसी एक जो क्राउड में से एक बंदे ने कहा कि आप मुझे ना अपनी शर्ट पे ऑटोग्राफ दे दें। उसने कहा मैं इस मैच के बाद तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही शर्ट है। तो ये हमारे हालात हैं कि हम जो हमारा एक नेशनल कौमी गेम है उसके जो हॉकी प्लेयर्स हैं उनका ये हाल है कि उनके पास अपना ड्रेस नहीं है खेलने के लिए। अच्छा, एंड ये बड़ी अफसोस की बात है कि हम अगेन आई डोंट अंडरस्टैंड कि हमारी प्रायोरिटीज आखिर हैं क्या है। फिर भी हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जब तक कोई इंटरनेशनली आई थिंक आप कोई बड़ा इनाम नहीं जीत लेते या नेशनली आप कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे देते, आप रेडार पे नहीं आते हैं, आप को ज़्यादा जो है वो प्रमोट नहीं किया जाता, इनकरेज नहीं किया जाता। बट इस चीज़ पे आई थिंक आपने एग्जांपल्स देखी होंगी मैं सर्टन प्लेयर्स जो कि जब इंटरनेशनली जब वो जीत जाते हैं तो फौरी तौर पे जो है वो आपको एक बज़ नज़र आता है आवाम के अंदर। जी, उसकी मिसाल आपके सामने ओलंपिक में ये अरशद नदीम एक बहुत बैकवर्ड एरिया से बिलोंग करता है। शुरू में उसको इतना सपोर्ट नहीं किया गया, बिल्कुल भी सपोर्ट। अभी आपने खुद देखा कि अब उसने मेडल निकाला ओलंपिक में और इस्लामिक गेम्स में भी उसने मेडल निकाला, तो हर बंदा अब उसको स्पॉन्सर कर रहा है। और उसका फ़ायदा हमें क्या होगा आने वाले वक्त में? उसका फ़ायदा ये होगा कि अब गवर्नमेंट भी तवज्जो दे रही है कि खिलाड़ियों पे वर्क करना चाहिए, ग्रास रूट पे बच्चों पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जो लोग वहाँ पे परफॉर्म करते हैं अदर कंट्रीज़ के, उसकी वजह यही है कि वो ग्रास रूट पे वर्क करते हैं बच्चों पे और वो फैसिलिटीज़ देते हैं। अब हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी ये इस पे काम शुरू हो चुका है। आउट ऑफ कंट्रीज़ की जो टेक्निक्स हैं वो आजमाई जा रही हैं कि नहीं अब हमने मेडल निकालना है तो ग्रास रूट पे वर्क करना है। तो अरशद नदीम के मेडल निकालने से अब तमाम गेमें प्रमोट होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, और गवर्नमेंट पाकिस्तान भी इस पर तवज्जो देगी और वो तवज्जो दे रही है। अभी रिसेंटली पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने अंडर 10 और अंडर 13 पे वर्क शुरू किया है बच्चों पे कि उनकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स, इंटरनेशनल उनको आउट ऑफ जो है ना इवेंट्स खिलाए जाएँ और उनके स्टेपेंड लगाए जाएँ, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं तो इस पर भी वर्क हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट पाकिस्तान इस पर मज़ीद तवज्जो देगी, ताकि क्योंकि खिलाड़ी आपके मुल्क का सफ़ीर होता है। यही खिलाड़ी जब आउट ऑफ कंट्री परफॉर्म करते हैं तो आपका मुल्क भी ऊपर जाता है, इनके हाथ में जब फ्लैग होता है हमें भी दिली तौर पे खुशी होती है और हमें पता है कि जब हम वहाँ पे खड़े होते हैं हमें क्या फ़ील हो रहा होता है। और जब उनकी हम सहूलियात देखते हैं तो फिर हमें अपने आप पे रोना आता है कि हमारे पास वो जो है ना हमें सहूलियात नहीं दी गई। तो इस पर वर्क हो रहा है, अल्लाह करे इस पर मज़ीद वर्क हो। और आउटपुट तो उस वक्त मिलता है जब आपको फैसिलिटीज़ खिलाड़ी को देते हैं। जैसे कि आपने कहा कि बच्चों पे जो है एक वो सैंपल मॉडल रोल, अब वो मॉडल रोल वाला अरशद नदीम हमारे लिए मॉडल रोल है और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस अब बच्चों पे वर्क करेगी। अच्छा, एंड आई डू फील है कि कुछ स्पोर्ट्स जो है वो ज़्यादा इस वक्त पॉपुलर है आवाम के साथ। इन कुछ अरसे में हमने पाकिस्तान में रिवाइवल भी देखा है स्पोर्ट्स का। आई डू फील है कि जिस तरह पहले लोग मैचेस देखने जाया करते थे, लोग एंजॉय करते थे डिफरेंट स्पोर्ट्स को देखना, वो बीच में कुछ अरसे के लिए बिल्कुल ख़त्म हो गया था। उस तरह से ना तो बाहर से कोई ज़्यादा आते थे। आपको लगता है आर्चरी को लेकर भी एट सम पॉइंट इन टाइम हमें इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स देखने को मिलेंगे ऑन अ नेशनल लेवल? मैं इसमें थोड़ा जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा था मतलब इसमें थोड़ा एडअप करना चाहूँगा कि आप कह रही कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स जाके वहाँ पे जब कोई मेडल लेता है तो फिर उस गेम को या उस प्लेयर्स को प्रमोट किया जाता है। इसमें हमारा थोड़ा मीडिया का भी रोल है। देखिए आज आपने हमें मौका दिया सिटी 41 ने, तो हम इसके मशकूर हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम अपने मसाइल और अपनी गेम के बारे में लोगों को बता सकें। और ये चीज़ मीडिया को और भी डिफरेंट चैनल्स हैं उनको ये काम करना चाहिए। अब हमारा 6 माह पहले एक लड़का जो ब्लाइंड लड़का है सिल्वर मेडल लेके आया है दुबई से, वो एक इंटरनेशनल मेडल है और पाकिस्तान में आर्चरी में फर्स्ट टाइम आया है हिस्ट्री में, और उसको प्रमोट नहीं किया गया। अब देखिए लोगों में भी वही गेम परवान चढ़ती है जिसको मीडिया आजकल प्रमोट कर रहा है।
आप देखेंगे ओलंपिक्स में जिस गेम में गोल्ड मेडल लिया है, वेट लिफ्टिंग में लिया है या रेसलिंग में लिया है, तो बच्चे उसकी तरफ मुतवज्जो होंगे। तो इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि हमें जो हमारी आर्चरी है उसको भी मीडिया की कवरेज मिलनी चाहिए, क्योंकि आजकल मीडिया के बगैर तो आप किसी भी चीज़ को प्रमोट नहीं कर सकते। और गेम तो एक्चुअली है ही प्रमोशन का नाम, कि अगर आप गेम को जितना प्रमोट करेंगे उतना उसमें आपको टैलेंट मिलेगा। तो हम इस पे मीडिया से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बाकी चैनल से भी, कि आप हमारी आर्चरी को कवरेज दें। हमारे इवेंट्स होते हैं, रेगुलर इवेंट्स होते हैं, मतलब होल ईयर पूरा साल हमारे डिफरेंट सिटीज़ में, लाहौर में, जंग में, रावलपिंडी में, हम पूरे पंजाब में इवेंट्स करवाते हैं इसके। तो हमें उसकी प्रमोशन मिले तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि इसमें टैलेंट भी आएगा, लोग इंटरेस्ट भी शो करेंगे। अभी हमने रिसेंटली स्टार्ट किया कि हम ग्रास रूट लेवल से बच्चों को लेके आएँ, ताकि हम उन पे कोई, हमारा प्लान है कोई अगले 10 साल का, कि हम कोई 8-10 साल के बच्चे लें, उन पे कोई 8-10 साल मेहनत करें और इन फ्यूचर आज से कोई 8-10 साल बाद वो हमारे लिए कोई इंटरनेशनल मेडल लेके आएँ। तो इसमें हमें मीडिया की कवरेज की बहुत ज़रूरत है, उसके लिए हमें ताउन चाहिए। बाकी तो जो बाकी चीज़ें हैं फाइनेंशियली वो हमें स्पॉन्सर मिल जाते हैं, हम अपने से कुछ कर लेते हैं, हमें गवर्नमेंट कुछ स्पॉन्सर कर देती है, लेकिन जब तक मीडिया की हमें कवरेज नहीं मिलेगी हमारी गेम ऊपर नहीं आ सकती। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि हमने 2 सालों में बड़ी मेहनत की है और 2 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह आर्चरी के पिछले कोई 70 सालों में इतने इवेंट नहीं हुए जितने हमने 2 सालों में इवेंट करवाए। और इसमें हमारे पास काफ़ी नए प्लेयर्स, नए चेहरे आए हैं। और इसमें मज़े की बात यह है कि फैसलाबाद से जो इस वक्त डिवीज़न फैसलाबाद है वो पूरे पाकिस्तान में आर्चरी में टॉप पे है। जो यहाँ के प्लेयर्स हैं इसमें फीमेल्स प्लेयर्स भी हमारे पास काफ़ी हैं, मेल्स प्लेयर्स भी हैं, और उनमें जो 16 प्लेयर हैं वो इंटरनेशनल, हमारे जो नेशनल है उसमें कह लें कि आप पहले 16 प्लेयर्स जो हैं वो नेशनल डिवीज़न फैसलाबाद से हैं, और 6 प्लेयर हमारे वो भी डिवीज़न फैसलाबाद से हैं जो इंटरनेशनल रैंकिंग में हैं। अच्छा, एंड आई लव टॉकिंग अबाउट वुमेन इन स्पोर्ट्स बिकॉज आई डू फील लाइक कि जितना हो सकता है हमें लड़कियों को भी स्पोर्ट्स में इनकरेज करने की ज़रूरत है। हमारी सोसाइटी में कुछ इस तरह की सूरत हाल है कि जहाँ पर ऑफकोर्स स्पोर्ट्स इतना स्ट्रगल कर रहा है, फाइनेंसिंग के हवाले से इतने सारे इशूज़ मौजूद हैं, जहाँ पर मेन स्पोर्ट्स इतनी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहा है, वहाँ पर फीमेल या वुमेन स्पोर्ट्स को किस तरह से आगे इनकरेज किया जाए। लेकिन हमारी फिर भी कोशिश रहती है कि इस टॉपिक पर ज़रूर बात करें। तो यहाँ पर क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे वुमेन इन स्पोर्ट्स की। एंड याद रखें कि हमारे प्लेटफॉर्म की हमेशा कोशिश रही है कि ख़वातीन को जितना हो सकता है इनकरेज करें, जितना हो सकता है सपोर्ट करें। जो सोशल स्टिग्माज हैं या फिर सोशल इशूज़ हैं, हमेशा उनके बारे में डिस्कशन करें, और किस तरह से जो ज़िंदगी है, जो चीज़ें हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको दोबारा स्ट्रीमलाइन किया जा सकता हो मर्दों और ख़वातीन के लिए। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, कहीं मच जाएगा हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरियल चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं वुमेन एंड स्पोर्ट्स के हवाले से। ऑफकोर्स आर्चरी पर आज हमारा ज़्यादा फोकस रहा, लेकिन ओवरऑल अगर हम स्पोर्ट्स डायनामिक्स की बात करते हैं तो ख़वातीन को कुछ सर्टन सोशल इशूज़ का सामना करना पड़ता है, सोशल स्टिग्मास का, स्टीरियोटाइप्स का सामना करना पड़ता है जब ये स्पोर्ट्स की तरफ आना चाहती हैं। एंड इनफैक्ट वी आर सो प्राउड कि हमारे शो में, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बहुत सारी वुमेन एथलीट्स को एक प्रमोट करने का हमें मौका मिला है, उनको इनकरेज करने का मौका मिला है, उनकी कहानी शेयर करने का मौका मिला है आप लोगों के साथ, ताकि अगर आप समझती हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, किसी भी डिफरेंट स्पोर्ट्स के अंदर आप करना चाहती हैं, तो आप अचीव कर सकती हैं। क्या लगता है करंटली अगर वुमेन इन स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं? आर्चरी पर भी आप कर सकते हैं और डिफरेंट अदर स्पोर्ट्स की भी अगर आप बात करना चाहते हैं। पहले तो मैं एक ओवरऑल बात करूँ, इसमें हमारी जो फैमिलीज़ है ना, उनका जो एक वाइटर रोल होना चाहिए। फर्स्ट जो हमें देखने में आया कि जो फीमेल्स प्लेयर्स हैं उनको फैमिली की तरफ से बहुत कम सपोर्ट मिलती है, तो फैमिलीज उनको घर से बाहर नहीं निकालती। मे भी कोई हमारा कल्चर ऐसा है या हमारी कोई इन्वायरमेंट ऐसा है, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं इन खवातीन को, उन फैमिलीज़ को बताना चाहूँगा कि हमारी आर्चरी में, हमने ओवरऑल गेम की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारी आर्चरी में भी ऐसी खवातीन हैं जो मतलब कि कई जगह पे मर्दों से आगे निकल गई, मतलब कई इवेंट्स में उन्होंने जो मर्द हजरात हैं उनसे अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं आपके चैनल की थ्रू उनको मैसेज, जो फैमिलीज हैं उनको मैसेज बताना चाहूँगा कि आप खवातीन को आर्चरी में लेके आएँ। और ये एक बड़ी मतलब इस्लामी गेम है, इसके बारे में आप अगर सर्च करें तो इसमें आलमोस्ट कोई 40 हदीस में हमें मिलती हैं कि आर्चरी एक इस्लामी गेम है। तीरंदाजी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़सवारी और तीरंदाजी बेहतरीन गेम है। अगर हम इन हदीस को ज़हन में रखें तो हम फिर भी उस चीज़ को ज़हन में ला के कि हम इसको ख़वातीन में, हमारी बच्चियों को आगे ला सकते हैं।
अभी हमने रिसेंटली मैंने विज़िट किया था रशिया, तो वहाँ पे हमने देखा है कि जितनी टीम्स उनकी मेल्स की है उतनी ही टीम फीमेल्स की है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। उनको लोग वो प्रमोट भी करते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी उनको सपोर्ट करती हैं। अभी हमारे पास ये देखने में आता है कई दफ़ा इश्यूज़ आते हैं कि हमारे पास इंटरनेशनल इवेंट होता है और वहाँ पे हमें फ़ीमेल्स की नुमाइंदगी चाहिए होती है, लेकिन उनकी फैमिलीज़ उनको सपोर्ट नहीं करती। सपोर्ट इन द सेंस कि वो उनको इजाज़त नहीं देती कि आप आउट ऑफ कंट्री जाएँ। तो मैं इसमें उन फैमिलीज़ को बताना चाहूँगा कि जब हमारी ख़वातीन इंटरनेशनली खेलने जाती हैं तो बिल्कुल वो एक कंट्रोल्ड और महफूज इन्वायरमेंट में जाती हैं, और वहाँ पे एक देखें आप, जब एक प्लेयर हमारा इंटरनेशनल लेवल पे जाता है उसका एक विजन और एक वो बहुत कुछ गेम के बारे में सीखता है, अपने पर्सनैलिटी के बारे में सीखता है। तो मैं तो बल्कि बिलखसूस उन फैमिलीज़ को कहूँगा जिनके अभी छोटे बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं, आप उनको आर्चरी की तरफ लेके आएँ। ये एक बहुत ही सिंगल मतलब वन मैन शो गेम है, तो इसमें अगर आपका बच्ची या बच्चा अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वाई नॉट वो कोई इंटरनेशनल मेडल या यहाँ से कोई इवेंट विन करें, क्योंकि इसमें आप कह रहे हैं कि कोई 11 प्लेयर्स की या हमें कोई 5 प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें सिंगल वन मैन शो है। अगर वो बच्चा या बच्ची अच्छा परफॉर्म करते हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें विन भी करेगा। एंड जिस तरह से आपने बात की कि एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट एक किरदार अदा करता है, जितना ज़रूरी फॉर एग्जांपल लड़कों के लिए है कि उनके पास एक डाइवर्स एक्सपीरियंस हो, एक इंटरेक्शन वो कर सकते हो, किसी के साथ भी बात कर सकते हो, डिफरेंट तरह के लोगों से मिलते हो और दुनिया आई थिंक समझना, उतना ही ज़रूरी लड़कियों के लिए भी है। एंड आई थिंक स्पोर्ट्स जो आपको सिखाता है, आई डोंट थिंक आप किसी भी और जगह से सीख सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और मैं कई दफ़ा पहले भी शो में उसकी बात कर चुकी हूँ, टर्म यूज़ की जाती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। एंड आई थिंक वो अगर आप ज़िंदगी में आपने अगर फेलियर देखा है और स्पोर्ट्स में फेलियर देखा है, जो आप देखते हैं हार जीत होती रहती है, आई थिंक आप ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आप स्पोर्ट्स किसी तरह का खेलते रहें। तो अग्री करते हैं इस बात से 100% मैं एग्री करता हूँ कि स्पोर्ट्स की बेस ही यही है कि जब आप स्पोर्ट्स स्टार्ट करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस, फर्स्ट उसका जो स्टेप है वो मेल है फीमेल है, तो खिलाड़ी में जब कॉन्फिडेंस आ जाता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मतलब यही है कि जब उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है वो किसी भी अपनी लाइफ की स्टेज पे वो किसी भी मुश्किल का सामना बड़े वो ये कह सकते हैं कि हौसले के साथ करता है किसी भी प्रॉब्लम और एक आम आदमी में और स्पोर्ट्समैन में यही फर्क है। आम आदमी दिल छोड़ जाता है, मसाइल का सामना नहीं कर सकता, और जो खिलाड़ी बंदा है, जो स्पोर्ट्समैन है, वो उस तकलीफ को बड़ा सीना जोरी से उसका मुकाबला करता है। ऑफ कोर्स क्योंकि आर्चरी के हवाले से भी मैं ज़रूर चाहती हूँ कि हम जो हमारे पास टाइम बाकी बचा है उसमें ज़रूर हम बात कर लें। करंटली आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको कहाँ पर चीज़ें मुश्किल लग रही हैं, और स्पेशली फैसलाबाद शहर पे अगर हम अपना फोकस रखने की कोशिश। अगर आप बात कर रही हैं कि जो हमारे आर्चरी के प्लेयर्स हैं उनको किन मसाइल का सामना है, सब तो पहले तो मैं बात करूंगा हमें इक्विपमेंट का सामना है, क्योंकि इसकी आर्चरी की जो इक्विपमेंट है वो काफ़ी महंगी है, और दूसरी मज़े की बात यह है कि वो पाकिस्तान में मिलती नहीं है, वो हमें चाइना या दुबई से मंगवानी पड़ती है। वो एक अलग एक लंबा प्रोसीजर है, उसमें 1 माह 2 माह लगते हैं। तो हमने लास्ट टाइम भी पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से रिक्वेस्ट की थी, तो उस वक्त डीजी स्पोर्ट्स पंजाब थे अदनान अरशद औलख साहब, उन्होंने फिर एक बड़ा अच्छा इकदाम किया। उन्होंने पंजाब की जितनी भी 9 डिवीजन्स हैं उन्होंने हर डिवीज़न में हमें बोज और एरोज़ दिए, तो उससे ये हुआ कि हमारी जो प्रेजेंस है वो हर डिवीज़न में होगी। तो अब हम चाहेंगे कि पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो इसको अब तहसील लेवल पे हमें इक्विपमेंट दे, प्लस इसके एकेडमीज़ में हमारे साथ हम उनका ताउन चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो हमें एकेडमी पूरी एक इस्टेब्लिश करके दें, हम एकेडमी खुद इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें उनका हमें एक ताउन रिक्वायर्ड है। हमें वो एक अपना गवर्नमेंट की प्लेस पे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में हमें एक स्पेस दें, हमें वहाँ पे जो सहूलियात हैं जस्ट हमें उनको यूज़ करने दें। बाकी वहाँ पे कोच है और जो एकेडमी को चलाना है वो हम एसोसिएशन अपने ज़िम्मे लेती हैं कि हम उन एकेडमी को चलाएंगे, क्योंकि जब ये हमारी गेम तहसील लेवल पे जाएगी फिर हम समझते हैं कि हमारे पास प्लेयर्स बहुत आएंगे। अभी ये हमारे पास डिवीज़न लेवल पे है, पंजाब की 9 डिवीजन्स में, और जिनमें मोस्टली 1-2 डिवीज़न ऐसी हैं जिनमें लोग इंटरेस्टेड नहीं हैं, लेकिन वहाँ पे भी हमने 1-2 इवेंट्स करवाए हैं, लोगों में इंटरेस्ट डेवलप किया है। तो ऑब्वियसली इसी तरह जब तहसील लेवल पे हमारे कुछ जो ये बनेंगी अपना अकेडमीज़ बनेंगी तो वहाँ पे लोग इंटरेस्ट शो करेंगे, और वहीं से मैं इसमें बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि हमें तहसील लेवल से प्लेयर्स मिलेंगे।
अच्छा, अभी तक जो आपने पाकिस्तान या फैसलाबाद शहर में लोकल टैलेंट देखा है, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको क्या लगी? इसमें मैं थोड़ा सा आपको फैसलाबाद डिवीजन के हवाले से बताता चलूँ। जंग और फैसलाबाद में ज़मीन आसमान का फर्क है। अच्छा। और डिस्ट्रिक्ट जंग से, मैं खुद भी डिस्ट्रिक्ट जंग से बिलोंग करता हूँ, और डिस्ट्रिक्ट जंग से ये 16 प्लेयर डिस्ट्रिक्ट जंग से बिलोंग करते हैं। अच्छा। जो 6 इंटरनेशनल अच्छा, प्लेयर। ऐसी क्या खास बात है जंग में, या आपको क्या लगता है क्यों वहां से ज्यादा प्लेयर्स आपको देखने को उसकी मिले? वजह ये बताता हूँ मैं कि बेसिकली मैं मार्शल आर्ट का प्लेयर हूँ, और अच्छा। 2015 में मैं आर्चरी की गेम में, और मैंने थाईलैंड से लेवल 1 का कोचिंग कोर्स किया वहाँ फैसलाबाद डिवीजन में। आई एम द फर्स्ट पर्सन अच्छा। हु स्टार्ट आर्चरी इन फैसलाबाद डिवीजन। तो उसकी असल वजह यही है कि मैंने इस पे वर्क स्टार्ट किया, और जो मार्शल आर्ट के प्लेयर होते हैं उनके जो मसल्स होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। ये एक टेक्निकली आर्चरी में चीज़ है, क्योंकि आपके बाजू का जो है ये इस मेन किरदार है इसमें। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट की, और उसका एज मुझे ये मिला कि बेसिकली वो मार्शल आर्ट के प्लेयर थे, लड़कियाँ लड़के, इसमें लड़कियाँ भी शामिल हैं। तो इसकी मेन वजह यही थी कि मैं खुद जंग से बिलोंग करता था, और मैंने वहाँ से कोर्स किया, फिर मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया। उसके बाद हम फैसलाबाद में आ गए। यहाँ पे भी हमारा बड़ा अच्छा क्लब है, और इमरान साहब की ज़ेर सरपरस्ती चल रहा है। और अभी 2-4 दिनों के बाद हम समुद्री में भी वहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इमरान साहब की ज़ेर सरपरस्ती आर्चरी की जो अकेडमी हमारी स्टार्ट हो रही है। इसकी मेन वजह यही थी कि क्योंकि मैं जंग से ही बिलोंग करता था, और आई एम द फर्स्ट पर्सन, और इस वजह से हमारी जंग की आर्चरी जो है ना वो पूरे पाकिस्तान में, जिस तरीके से हॉकी गोजरा की मशहूर है, इसी तरीके से पाकिस्तान की आर्चरी जंग और ओवरऑल फैसलाबाद डिवीजन की मशहूर है। आर्चरी में सबसे टैलेंटेड प्लेयर आपके ख्याल में इस वक्त कौन है पाकिस्तान में? मैं इसमें पहले तो मैं आपको पहले क्वेश्चन में एडअप करना चाहूँगा कि जंग क्यों आगे है। आप देखेंगे जंग आगे है, आर्चरी में गोजरा आगे है, हॉकी में हमारा गुजरांवाला आगे है, रेसलिंग में या वेट लिफ्टिंग में। इसमें होता है इस तरह कि जब आपका सिटी का या आपकी डिवीजन्स का, आपके एरिया का, आपके टाउन का एक प्लेयर इंटरनेशनल लेवल पे जाके खेलता है, तो उसकी एक पॉपुलैरिटी आती है। तो वो आपके जो इर्द गिर्द लोग होते हैं सबसे ज़्यादा वो ऑब्जर्व करते हैं। वो बच्चा जब अपनी सिटी में जाता है तो लोगों में शौक पैदा होता है कि यार मैं भी ये गेम खेलूं, शायद मैं भी इतना ऊपर जा सकूं, इंटरनेशनली खेल सकूं। जब वो स्कूल में या कॉलेज में जाता है तो तभी बच्चे उसके जो कोलीग्स हैं वो भी इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो ये हमेशा देखने में आया कि अगर किसी एक एरिया का कोई बच्चा या प्लेयर्स इंटरनेशनली कोई अवार्ड या मेडल या लेके आता है, या मीडिया उसको अच्छी कवरेज देता है, तो उस इलाके में वो गेम प्रमोट करते हैं। तो जंग की भी यही रीज़न है कि वहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं काफ़ी, तो उन्होंने खेला है, इंटरनेशनली खेला है, वो वापस आते हैं, लोगों में दिलचस्पी पैदा होती है। और अभी एक फैसलाबाद के लिए ये खुशखबरी है कि हम 2023 में साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं, तो हम जो आर्चरी का इंटरनेशनल इवेंट होगा सैफ गेम्स का, वो हम फैसलाबाद में करवा रहे हैं। क्या बात है। और यहाँ पर क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, पहले ब्रेक ले लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं आर्चरी के हवाले से। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, फैसलाबाद शहर में टैलेंट की कोई कमी नहीं, और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन हमारी फैसिलिटीज़, रिसोर्सेज और भी बहुत सारी डिफरेंट इशूज़ मौजूद हैं। लेकिन हमने शो के फर्स्ट हाफ में स्पेशली जब हम बात कर रहे थे अपनी पहले सेक्शन में, तो हमने डिस्कस किए डिफरेंट इश्यूज एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है यहाँ पर कि हम इस टैलेंट को इनकरेज भी करें। जब आप देखते हैं कि एक शहर से कोई एक जो शख्स है, वो एक प्लेयर जो है वो इंटरनेशनली जाके नाम बना लेता है, लोगों का इंटरेस्ट भी जनरेट होना शुरू हो जाता है, लेकिन आई थिंक वो जो पहला प्लेयर है उसके पास तो कोई रोल मॉडल नहीं था। तो आई थिंक हमें ये भी सोच डेवलप करने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज कि आपके पास एक एग्जाम्पल नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोल मॉडल ही का इंतज़ार करते रहें, बल्कि बी द फर्स्ट। इसमें आप ये देखें ना कि जो फर्स्ट बनता है वो हिस्ट्री में हमेशा रहता है। फर्स्ट हिस्ट्री में से कभी भी आप कहने के खत्म, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा, पॉपुलैरिटी उसकी रहती है, हिस्ट्री में उसका नाम रहता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि ये बच्चियों को मैसेज देना चाहेंगे कि क्यों ना आप पहले हों, आप वो रोल मॉडल बने, आपका नाम हमेशा हिस्ट्री में रहेगा। उसके बाद तो आपको फॉलोअर्स हैं ना, वो जितने मर्जी हो जाए, तो उनका नाम फिर उसी सेंस में रहेगा जिसमें वो आएँ। तो इसलिए बच्चों को, नई बच्चियों को और बच्चों को चाहिए कि वो मेहनत करें कि वो बीइंग अ रोल मॉडल आएँ अपने एरिया में, अपने घर में। आप अपने घर से स्टार्ट करें
कि पहले तो मैंने घर में ये गेम स्टार्ट करनी है, घर में मैंने एक रोल मॉडल बनना है, फिर आप मोहल्ले में आ जाएं, फिर आप मोहल्ले से निकलें सिटी में आ जाएं, फिर आप अपने प्रोविंस में आएँ, फिर आप कंट्री में, मतलब इस तरह है कि आप एक रोल मॉडल बन सकते हैं। तो रोल मॉडल के लिए तो ऑब्वियसली हिस्ट्री तो हमेशा उसे सुनहरी हरूफ में लिखती है, तो उसके जो एक बाद उसके चेंज चलती है तो उनका तो हिस्ट्री में वो मुकाम नहीं होता जो एक रोल मॉडल का होता है। तो ऑब्वियसली जो रोल मॉडल के लिए मेहनत करेगा गेन भी वही करेगा। अच्छा, आर्चरी में सबसे इंटेंस मोमेंट किसी भी कंपटीशन में कौन सा होता है? जब आपका इवेंट हो रहा होता है तो आप इतने प्रेशर में होते हैं, या ये खिलाड़ी को पता है या कोच को पता है, क्योंकि जब खिलाड़ी खेल रहा होता है 100% कोच भी उसके पीछे उतना ही खेल रहा है। तो वो सबसे जो वो मूवमेंट्स होती हैं ना, वो सबसे डिफिकल्ट होती है। ये इस तरह से तो नहीं होता जिस तरह से कई दफा अगर आपके साथ कोई गाड़ी चलाने आप चला रहे हो और कोई बैठा होता है तो वो आपको बता रहा होगा वो मतलब सही कर लो, गाड़ी सीधी जाना है, वो मोड़ना नहीं है, आहिस्ता चलाओ, तो कुछ इस तरह का सिस्टम होता है कोच का भी? कोच का यही रोल है। कोच में असल मकसद तो यही है कि खिलाड़ी को आपने एक क्राइटेरिया देना है जब वो शूटिंग कर रहा है। इसमें फोकस, कंसंट्रेशन और फोकस, खिलाड़ी जब शूट कर रहा है तो उसमें 100% कोच का रोल है कि जब वो लेफ्ट राइट उसका एरो लेफ्ट राइट जा रहा है, रॉन्ग जा रहा है, तो कोच उसको बता रहा होता है कि आपने इतने डिग्री से इस हैंड को इस तरीके से आपने जो है ना शूट करना है, तो फिर आपका जो है आप सही टारगेट अचीव कर सकते हैं। और इसमें कोच का 100% रोल है। अच्छा, जब ड्यूरिंग दूसरे स्पोर्ट्स में तो हाँ आपके पास थोड़ा सा इतना वक्त होता है कि आप अपने कोच को देख सकते हैं, उनकी थोड़ी बहुत गाइडेंस ले सकते हैं, वैसे दूसरे स्पोर्ट्स में भी मुश्किल होता है, लेकिन आर्चरी में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है ना। तो किस तरह से कैसे किसी प्लेयर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? उसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्योंकि ये आपकी बात सही है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आर्चरी फोकस उधर आपका है, अपने टारगेट पे है, और जब आपका फोकस थोड़ा सा लेफ्ट राइट होता है तो फिर वो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे। तो इसमें बस ये कह सकते हैं कि इशारों से ही है, इशारे में कि बस थोड़ा बहुत जब से कोच बोलता है तो खिलाड़ी से उसको पिक करता है कि ये मेरी टेक्निक यहाँ पे जानी है। दूसरी गेम्स की निस्बत इसमें थोड़ी सी बहुत डिफिकल्टीज हैं, कोच के लिए भी खिलाड़ी के लिए भी, समझने में और कोच को समझाने में। अच्छा, एंड यूजुअली हम देखते हैं कि दूसरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग के लिए ऑफ कोर्स बड़ी फिजिकल आपको इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ती है। आर्चरी के लिए आई थिंक मेंटल ट्रेनिंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। मेंटली ट्रेनिंग तो 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोकस की कंसंट्रेशन और फोकस की गेम है सारी ना। जैसे आप फिजिकली अपनी प्रैक्टिस करते हैं, मेंटली तौर पे भी आपको इतना जो है ना, इसमें योगा बहुत अहम जो है ना, योगा का बहुत अहम रोल है, क्योंकि योगा भी आपको एक अपना वो फोकस एंड मेंटल आई थिंक अपने माइंड को किस तरह काम रखना है आपने, किस तरह एक कॉन्टिन्यूस कंसिस्टेंट मोशन में रखना है, ये योगा का बड़ा किरदार है इस गेम में। और जैसे फिजिकली जरूरी है, ऐसे ही मेंटली तौर पे भी बहुत जरूरी है इस पे वर्क करना है। एंड यहाँ पर मैं ये भी मेंशन करती चलूँ कि स्पेशली अगर हम इन द पास्ट देखते हैं तो आर्चरी आज से नहीं बल्कि सदियों पहले से चलती आ रही है। हाँ, आज अब ये सिर्फ एक स्पोर्ट्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इनफैक्ट अगर हम अपने एंसेस्टर्स में देखें तो आई एम प्रीटी श्योर कि हम सब की जिस वक्त में आप हंट किया करते थे खाने के लिए, और जो बिल्कुल हमारे काफ़ी पुराने वक्तों में अगर हम चले जाएं तो डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे लोगों में एक नेचुरली इंस्टिंक्ट और टैलेंट भी होते हैं, स्पेशली जो प्रोबेबली एंसेस्ट्रल तरीके से जो है कनेक्टेड हैं आर्चरी के साथ। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, नेचुरल टैलेंट वर्सेस डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। कैसे डिटर्मिन करते हैं कि इस बच्चे को जो है आगे चल के अगर ये मेहनत करे तो ये कुछ कर पाएगा? ये तो हमें नज़र आ जाता है जब कोई बच्चा प्लेयर हमारी एकेडमी में आता है, वो खेलता है, तो हमें पता चल जाता है कि ये इसमें नेचुरल टैलेंट है या इसमें हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो हमें इसमें दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक नेचुरल टैलेंट है और जिसमें एक डिटर्मिनेशन। तो वो हमें दोनों प्लेयर्स चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा आपकी डिटर्मिनेशन जीत जाती है और कई दफ़ा आपका टैलेंट जीतता है। और मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा, इस गेम की ये बड़ी खूबसूरती है, मैंने आपको बताया था कि ये वन मैन शो है। इसमें आपको ये नहीं है क्रिकेट की तरह या हॉकी की तरह आपको एक आप है, आपको पूरी टीम चाहिए। आपके पास एक बो है आपके पास, और आपके पास 5-7 एरो हैं, और एक आपके पास जो टारगेट बोर्ड है वो आप घर में रख लें,
आप उस पर अकेले प्रैक्टिस करें। आप रात 12 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप सुबह 6 बजे प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप दोपहर को प्रैक्टिस, उसके लिए आपको किसी हेल्पर की, किसी सेकंड प्लेयर्स की ज़रूरत नहीं है। इस गेम की ये बड़ी खासियत है कि आप घर की किसी भी गली में अपना बोर्ड रखें। अभी शायद आप हमें मौका दें तो कभी हम आपको एकेडमी विजिट करवाएं तो शायद लोगों को पता चले कि ये एक बिल्कुल वन मैन शो गेम है। आप सारा दिन चाहें तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप जिस टाइम मतलब दिन के किसी भी हिस्से में चाहें कि आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस गेम की ये बहुत खूबसूरती है। तो ये भी लोगों को मेरे ख्याल में दिलचस्पी के लिए या इंटरेक्ट करने के लिए ये भी एक बड़ा अच्छा इसका पहलू है कि ये एक वन मैन शो गेम है। तो लोगों को इंटरेस्ट शो करना चाहिए इसमें कि ये आप घर में बैठे भी आराम से इसको खेल सकते हैं, आप ग्राउंड में भी जाके खेल सकते हैं, आप अकेले अपने छोटे बहन भाइयों के साथ भी खेल सकते हैं। लेकिन एक सेफ एनवायरनमेंट आई डू थिंक शायद इम्पॉर्टेंट हो एक तरह से, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि अनट्रेन्ड हैं या फिर अभी वो बिल्कुल बिगिनिंग में है इस स्पोर्ट के। क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस आप कहेंगे किसी भी प्लेयर के लिए और स्पेशली बिगिनिंग में जो प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें उनके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़ी डेंजरस गेम है, इसमें थोड़ी सी भी लापरवाही किसी की जान जा सकती है। तो इसके लिए हमें बिल्कुल एक साइड पे जगह चाहिए, जैसे इमरान साहब ने बताया कि ये एक तो इंडिविजुअल बंदा जो है ना इजीली इसको कर सकता है। दूसरा ये कि सेफ्टी के हवाले से कोच का साथ होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कोच बिगिनर्स नहीं कर सकता। जैसे फुटबॉल है, अगर बच्चा खेल रहा है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, मगर आर्चरी में बड़ी केयर करनी पड़ती है और कोच को 100% सेफ्टी पे तवज्जो देनी चाहिए। और जैसे कि इमरान साहब ने कहा घर में कर सकते हैं, बट सेफ्टी का जो अगर कोई हमारा ये शो देख के स्टार्ट करता है भी, सेफ्टी भी बड़ा वो ख्याल रखेगा। और बिगिनर्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि एरो लेफ्ट राइट अप एंड डाउन जा सकता है, तो उसमें अल्लाह ना करे कोई ऐसा बैक साइड पे खड़ा हो, क्योंकि इसकी रेंज इंटरनेशनली ये 70 मीटर तक इसकी जो है इवेंट्स होते हैं, तो ये 70 मीटर तक ये जाता है, 70 से लेके 90 मीटर तक ये जाता है। और ये एरो जो है ये बड़ा डेंजरस है, अगर लेफ्ट राइट हो जाए और कोई ऐसा बंदा खड़ा हो जिसमें ये नुकसान उस बंदे का हो जाए, तो इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि जब बिगिनर्स को शुरू कर रहे हैं उसके लिए कोच का होना 100% ज़रूरी है। प्लेयर्स पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि जो जूनियर प्लेयर्स खड़े हैं या साथ या सीनियर कि उन पे आप छोड़ दें, नहीं, ये नहीं। अच्छा, कभी आपने ये भी देखा है कोई कुछ लोग जो शौकिया इंटरेस्टेड हों और फिर आपने देखा हो कि इवेंचुअली प्रोफेशनली परस्यू करें आर्चरी को? हाँ बिल्कुल, शौकिया हमारे पास डेली किसी ना कोई हमें रब्ता करता है पंजाब के डिफरेंट सिटी से। तो वो शौक में तो मैं तो कहता हूँ कि जिन प्लेयर्स में शौक है उसमें आगे बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वो अपने शौक से खेल रहा होता है। तो दूसरी मानना वाली बात कि हम प्रैक्टिस के लिए कह रहे हैं कि घर में आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोच के बगैर तो कोई भी गेम आप नहीं खेल सकते। आप बिगिनिंग लाजमी कोच से करें, लेकिन घर में इसकी प्रैक्टिस आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस में आपको कोई टाइमिंग की या उसमें कोई आपको ऐसा नहीं कि आपको घर से उठ के किसी स्पोर्ट्स अरीना में जाना है। तो बिल्कुल, ये इसकी बड़ी इस गेम की खासियत है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकाला। और हमेशा हमारी कोशिश होती है जब भी स्पोर्ट्स की डिस्कशन होती है कि आपको इनकरेज करें, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, अपने मुल्क की प्रोग्रेस में अपना कंट्रीब्यूशन ज़रूर अदा करें। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।